5 दिसंबर को भेजे गए आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे बगैर इजाज़त लिए इसे प्रेस रिलीज़ के लिए भेज दिया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि इसे छपवा देने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान चिंतक हैं और मेरे ख़्याल से कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम को लेकर आपसे ज़्यादा गहन अध्ययन शायद ही किसी ने किया हो। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा ही लाभ लेता रहा है। मैंने इन्हें कई बार क्रांति में एक्सप्लेन किया है और कई कॉन्फ्रेंसों में मैं इनके ऊपर लेक्चर दे चुका हूं। लेकिन फिलहाल मैं आपके नए फार्मूले की व्याख्या को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि इसके अनुसार धर्मांधता के बिना कास्ट का बंटवारा संभव नहीं है। कृपया इस पर और रोशनी डालने की कृपा करें, ताकि मैं आपके विचारों को मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर सही सही प्रस्तुत कर सकूं। फिलहाल ये मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं है। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी चाहती है कि आप हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष के रूप में शिरकत करें। हम कॉन्फ्रेंस की तिथियां आपकी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र हरिजन बड़े दिल से चाहते हैं कि वे आपसे मिलें और अपनी योजनाएं आपके साथ साझा करें। तो यदि आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर अध्यक्ष के रूप में लाहौर कॉन्फ्रेंस में पधारें, तो हम आपके आगमन का दोहरा लाभ ले सकते हैं। हम सभी हरिजन नेताओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वो इस मौके का लाभ उठाते हुए आपके विचार जान सकें। मंडल ने इसलिए असिस्टेंट सेक्रेटरी इंदिरा सिंह को आपसे मुंबई में मिलने और सभी परिस्थितियों पर बातचीत करने के लिए नियुक्त किया है, जो आपको सारी चीजें बताएंगी। कृपया आप हमारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें। जात पात तोड़क मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक संस्था है जो हिंदू समाज को फिर से एक बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है और कास्ट सिस्टम में मौजूद बुराई के उन्मूलन के लिए काम करती है। नियमानुसार हिंदुओं को कास्ट के आधार पर अलग करने वाले किसी भी गतिविधि में मैं शामिल नहीं होता, लेकिन सामाजिक ढांचे के बदलाव में यह बात बिल्कुल अलग है और यही सबसे बड़ी कठिनाई है। हमारे विचार इन चीजों को लेकर अलग अलग ना हो, इसलिए मंडल ने मुझे आपसे बात करने और इनवाइट करने के लिए कहा है। मंडल को मुझसे इनकार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उनके एक भरोसेमंद व्यक्ति को पहले ही मुंबई में तैनात कर दिया है। अंततः लाहौर में मंडल के हेडक्वार्टर में होने वाले एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने हामी भर दी। कुछ कारणों से कॉन्फ्रेंस टाल दी गई और सन 1936 में मई के महीने के मध्य में यह कॉन्फ्रेंस हुई। मंडल की कमेटी ने कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस के कैंसिल होने का नोटिस और जिम्मा मेरे पुराने पते और भाषण पर आया और इस तरह मैं अध्यक्ष के रूप में कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर लोगों के कास्ट सिस्टम को लेकर विचार और समस्याएं सुनने से वंचित रह गया। लोगों को इसके बारे में पता लगा और मैंने अपना पता सुधारने का निर्णय लिया। लोगों को यह जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी कि आखिरकार मैं प्रेसिडेंट के रूप में कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ पाया। इस सब के पीछे मेरा अपना पता था, सो मैंने अपना पता छपवाकर बाजार में पेश किया और लोगों का संशय मिटाया। मंडल नए भाषण को लाहौर में छपवाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि मेरी इच्छा मुंबई में छपवाने की थी। मंडल के कई लोगों ने इस बारे में मुझसे संपर्क किया, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगा। 27/3/36। डॉक्टर जी, आपका पत्र संतराम ने हमें दिखाया। हमें यह पढ़कर दुख हुआ। आप यहाँ की परिस्थितियों से वाकिफ नहीं थे। आपके आने की खबर सुनकर पंजाब के लगभग सभी हिंदू यहाँ मौजूद थे और वो आपके पंजाब प्रांत में आने के खिलाफ थे। जात पात तोड़क मंडल ने इतनी आलोचना कभी नहीं सही। सभी हिंदू नेता, जिनमें परमानंद भाई जो कि हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष और एमएलए हैं, महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकल चंद नारंग जो मिनिस्टर हैं, राजा नरेंद्र नाथ आदि मौजूद थे। इन सभी ने मंडल के इस कदम की निंदा करते हुए खुद को अलग कर लिया है। मंडल को चलाने वाले इन सभी लोगों को हमने कई तरह से समझाना चाहा, लेकिन आपके अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थिति को हम नहीं समझा पाए। इस सिचुएशन में मंडल के साथ कोऑपरेट करना आपकी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो जहां हिंदू बहुत सारी तकलीफ और संकट में हैं, वहीं अगर आप उनकी तकलीफें और बढ़ाएंगे तो इससे ज्यादा उनकी बुरी किस्मत और क्या होगी। उम्मीद है आप इस मसले के बारे में गंभीरता से सोचेंगे और वही करेंगे जो हम सब के लिए बेहतर हो। इस पत्र ने मुझे बड़ी असमंजस में डाल दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मंडल एड्रेस को प्रिंट करने में लगे कुछ रुपयों के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहा था, या दूसरा सर गोकुल चंद नारंग जैसा आदमी क्या असलियत में सिर्फ और सिर्फ इसलिए मंडल से रिजाइन कर गया कि मैं अध्यक्ष के तौर पर वहां शिरकत कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे इसके लिए कई बार पत्र लिखे थे जो मैंने प्राप्त किए थे। 5 माउंट गोमेरी रोड, लाहौर, 7 फरवरी 1936। डियर डॉक्टर अंबेडकर, मुझे खुशी हुई
वर्करों के द्वारा ये सुनकर कि आप जात पात तोड़क मंडल के अध्यक्ष के रूप में नेक्स्ट एनिवर्सरी पर लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगली छुट्टियों में आप हमारे साथ लाहौर में होंगे। शेष मिलने पर आपका GC नारंग। सच जो भी है, लेकिन मैं अब और दबाव नहीं सहन कर पाऊंगा। मंडल को लगता है कि मेरा भाषण मुंबई में लिखवाने के लिए मैंने दबाव बनाया था और उन्होंने हर भगवान जी को मुंबई भेजा था ताकि वो निजी तौर पर मुझसे इस बारे में बात कर सकें। 9 अप्रैल को हर भगवान जी मुंबई आए, लेकिन उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें किस बारे में बात करनी थी, इस बात की भी जानकारी नहीं थी। वो ये भी नहीं जानते थे कि पता मुंबई का होना है या लाहौर का, और उन्होंने बातचीत के दौरान भी इसका जिक्र नहीं किया। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं था, बल्कि एड्रेस बदलवाना था। मैंने उन्हें इसकी कॉपी दी, लेकिन इसे लेकर वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। इसके बाद वो लाहौर लौट गए और लाहौर से उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है। लाहौर, अप्रैल 14, 1936। प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को जब मैं मुंबई से लौटा तब से मेरी नींद गायब है और मैं पिछले 5-6 रातों से नहीं सो पाया, जिनमें ट्रेन में गुजारी रातें भी शामिल हैं। मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा, मुझे पता लगा कि आप अमृतसर आ रहे हैं। मैं वहां आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने आपका और मेरा भाषण संत राम को ट्रांसलेशन के लिए दिया है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो 25 तारीख से पहले ये काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि हम हिंदुओं को नींद से जगाने में कामयाब होंगे। एक चीज जो मुझे लगी कि आपका कोई दोस्त नहीं चाहता था कि आप कॉन्फ्रेंस में आए और ऐसी कोई अनहोनी हो। मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पेज नंबर 16। आप सबका एड्रेस को लेकर स्पष्ट नजरिया होना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि मंडल की। उम्मीद है आप मेरी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाषण की 1000 कॉपियां हमने छपवाई और उसके लिए भुगतान भी किया। इसलिए मैंने आपको एक पत्र लिखा है जिसके साथ 1100 का एक चेक भी है। आप अपना बिल भेज दें। मैं कमेटी की एक मीटिंग बुला रहा हूं और कमेटी के निर्णय से आपको जल्द ही अवगत कराऊंगा। इस बीच मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने भाषण तैयार करने में इतनी मुश्किलों का सामना किया। हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका हर भगवान। कृपया भाषण की कॉपी अगली पैसेंजर ट्रेन से जल्द भेजने की कृपा करें ताकि हम ये कॉपियां पब्लिशर को दे सकें। पेज नंबर 17। इसके अनुसार मैंने 1000 कॉपियां छपाई। 8 दिन बाद मुझे हर भगवान जी का एक और पत्र मिला। आप सुन रहे हैं कुकू FM पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर और मैं हूं RJ गौहर परवेज। कुकू FM सुने जो मन चाहे। लाहौर, 22 अप्रैल 1936। प्रिय अंबेडकर, मुझे आपका पत्र मिला। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा धन्यवाद स्वीकार किया। आपके कहे अनुसार हमने कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ाई, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये अगर 25 और 26 तारीख में होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पंजाब में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मई के मध्य में यहाँ बहुत गर्मी होती है और उस दौरान दिन के समय बैठ पाना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि चीजें सामान्य बनी रहें और मई के मध्य में भी सब कुछ ठीक हो। एक चीज और जो मैं आपको याद दिला दूं, आप यहाँ मौजूद हमारे किसी भी व्यक्ति से अपने वक्तव्य के दौरान धर्म परिवर्तन के विषय पर मंडल की विचारधारा के विपरीत बात नहीं करेंगे। साथ ही आपको जो बोलना है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप उसमें अपनी तरफ से 2 या 3 पैराग्राफ से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। आपके भाषण का दूसरा चरण आश्चर्यजनक रूप से काफी लंबा होगा, जिसमें हिंदू धर्म और वेदों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिक्र होगा। हमें खुशी होगी यदि आप अपना वक्तव्य हमारे द्वारा दिए गए शब्दों में ही पूरा करें और बहुत ज्यादा आवश्यक होने पर ही इसमें कुछ ऐड करें। अंत में आप हिंदू धर्म के विनाश पर बोलेंगे और कहेंगे कि हिंदू धर्म छोड़ना प्रासंगिक नहीं है। अंत में मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं उन सभी लोगों की तरफ से जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है, आप अपना भाषण इसी तरीके से दें और अंत में ब्राह्मणवाद के बारे में बोलें। मुझे संदेह है कि इस भाषण को बड़ी बुद्धिमानी से बनाया गया है ताकि लोगों को उत्तेजित किया जा सके। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि आपके नेतृत्व में हिंदू धर्म को नया रूप दिया जा सकता है। अगर आप हर व्यक्ति से निजी तौर पर मिलने का निर्णय लें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पंजाब को बदलने का इरादा रखने वाले लोगों की एक फौज आपके साथ होगी। बल्कि हम तो यहां तक सोच रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि आपने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है और आपकी मौजूदगी से हमारे हाथ और अधिक मजबूत होंगे। बस आपके नियम और शर्तें थोड़े साधारण हों। इन परिस्थितियों में हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप इस पूरे मामले पर अपने ओजस्वी और प्रभावी भाषण के द्वारा
हमारा नेतृत्व करें। ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप हिंदुओं को सही दिशा दिखाने और कास्ट सिस्टम पर और अधिक रोशनी डालने और सही दिशा में आगे बढ़ने हेतु हमारा मार्गदर्शन करें। आप उन्हें प्रभावी ढंग से ये समझा सकते हैं कि अगर उन्हें अपने मित्र, बंधु, सगे संबंधी और अपनों को भी यदि त्याग ना पड़े तो धर्म के लिए ये सही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप पंजाब से अंत में बहुत कुछ लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मुझे खुशी होगी आप अगर हमारी मदद करें और आपका भाषण मेरे कहे अनुसार सीमित हो। इसके बाद भी यदि आप अपना भाषण बहुत बड़ा रखना चाहते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, ये संभव नहीं है और हमारे लिए कॉन्फ्रेंस को होल्ड करना भी मुमकिन नहीं होगा। और यदि हम कॉन्फ्रेंस को फिर से पोस्टपोन करते हैं तो शायद हम लोगों का विश्वास खो देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम एक बार इसे पोस्टपोन कर चुके हैं। कास्ट सिस्टम को लेकर हर एक बिंदु पर हम एक बेहतरीन वक्तव्य देंगे जो छोटी से छोटी चीज को कवर करेगा। हम आपके आभारी रहेंगे कि आप इन सब की तैयारी में इतना कुछ कर रहे हैं। आपको इन सब चीजों के लिए पुनः धन्यवाद। आपका हर भगवान। इस पत्र का जवाब मैंने भी कुछ इस तरह दिया। 27 अप्रैल 1936। प्रिय हर भगवान, 22 अप्रैल को आपका पत्र मिला। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जात पात तोड़क मंडल की आयोजक कमेटी कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाषण बहुत लंबा होगा तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ऐसे में मैं खुद चाहूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाए। मैं फालतू की नियमावली आप पर नहीं थोपना चाहता। परिस्थितियों के अनुसार अगर मंडल चाहता है कि मेरा भाषण, तो हो सकता है कि आपको मेरे निर्णय पसंद ना आए। ऐसे में कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं खो सकता। बंधनों में रहकर मैं भाषण की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में मैं सही और सुनियोजित नेतृत्व भी नहीं कर पाऊंगा। बात प्रिंसिपल की है और मैं उन पर कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं कमेटी के निर्णय पर किसी तरह की बहस नहीं चाहता, लेकिन यदि आपके पास मुझ पर दोषारोपण करने के ठोस कारण हैं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी हूं। ये पहला मौका है जहां पर भाषण को लेकर कमेटी या मंडल को इतनी ज्यादा दिक्कत है। मिस्टर संतराम, मुझे यकीन है कि मैं जातिगत भेदभाव मिटाने की सही विधि अपने पिछले पत्र में लिख चुका हूं। इस पत्र के जवाब में आपने मुझे निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण में यह भी बताया कि मुझे अपने वक्तव्य में किन किन शब्दों का प्रयोग करना है। आप वहां नया कुछ नहीं कर सकते और किसी भी कीमत पर मंडल को आगे की दिशा दिखाने हेतु अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको यह सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे विचार लोगों तक पहुंचने बेहद आवश्यक हैं। मैं आश्चर्य में हूं कि आपकी कमेटी ने मेरे भाषण का निर्धारण किया है और मुझे उससे हटकर कुछ नहीं बोलना है। मैं पेशे से वकील हूं और नियम कायदों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जो बोलना चाहता हूं वो सिर्फ कास्ट सिस्टम से संबंधित ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भी है। जातिवाद को मिटाने का तरीका बहुत कठिन और तकलीफदायक है। मैं अपने भाषण में केवल समस्याओं के बारे में नहीं, उन्हें जड़ से मिटाने के बारे में भी कहना चाहता हूं। आपको भाषण की लंबाई को लेकर भी तकलीफ है, जो मेरे लिए बेहद दुखद बात है। मुझे लगता है आप मेरे भाषण से डरकर कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देरी से आएंगे, वरना मैं खुद बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के मूड में नहीं था और मैं सभी चीजों को बहुत थोड़े में समेटने की तैयारी में लगा हुआ था। मैंने बहुत छोटा सा भाषण तैयार किया था ताकि मैं खुद अपनी ऊर्जा बचा सकूं और बहुत कम शब्दों में सारी बातें कह सकूं। मंडल मुझसे सिर्फ विषयगत बातें करने की बात कह रहा है। मंडल ने मुझे सवालों की एक फहरिस्त भी सौंपी है जो मुझसे पूछे जाने हैं। मंडल है कुछ ऐसे सवाल रखे हैं जिनकी वजह से किसी भी तरह का विवाद पैदा ना हो और मंडल के ही लोग कॉन्फ्रेंस में बैठकर मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे, लेकिन शायद मैं उनका संतोषजनक जवाब ना दे पाऊं और ये मेरे लिए मुश्किल भरा होगा। जहां भाषण की लंबाई पर गौर किया जा रहा है, ऐसे में मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि वहां मेरे विचारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा, जबकि सभी का ध्यान भाषण की लंबाई पर होगा। मैं ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करता कि जब मैं हिंदू धर्म पर बोलूं तो आपके मंडल के लोग उदास हों। मेरे ख्याल से यह सिर्फ मूर्खता होगी कि जहां आपको सुना नहीं जा रहा वहां आप बोले जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में धर्म को लेकर फैली भ्रांतियों को मिटाने के लिए और उन्हें सही बात बताने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूं। धर्म और धर्म से जुड़े बंधन समझाने के लिए मुझे बहुत दर्द सहन करना होता है। आपके मंडल को जातिगत बंधनों के खिलाफ लड़ना तो है, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति जातिगत बंधनों पर बात नहीं करना चाहता, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। अगर आप तैयार हैं तो मैं अपने भाषण में किसी भी तरह की सीमाएं और बंधन नहीं चाहता। साथ ही मैं क्या बोलूंगा और कितना बोलूंगा इस बात पर भी मंडल का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। भाषण की शब्दावली और भाषण की लंबाई को लेकर भी सारे निर्णय मेरे अपने होंगे। मैं अपने विचार रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूं और विषयगत बात करने को लेकर मुझ पर कोई बाध्यता नहीं होगी।
आप जब 9 अप्रैल को मुंबई आएंगे तब भी मंडल को ये सूचना नहीं देंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अपने भाषण के दौरान या मैंने कॉन्फ्रेंस को लेकर भाषण की क्या तैयारी की है, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कार्यक्रम के दौरान अपनी बातचीत में हर चीज पर रोशनी डाल सकूं। कोई भी मेरे भाषण को मुझसे पूर्व नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो मुझे समझ नहीं पाए। यदि आप मुझसे इसे लेकर वादा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं वहां उपस्थित नहीं हो सकूंगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं इस विषय पर मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं कॉन्फ्रेंस में न पहुंच जाऊं, और कॉन्फ्रेंस में विषय के अनुसार मैं अपना भाषण रखूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा और कोशिश रहेगी कि मैं अपने भाषण में हर चीज पर रोशनी डाल सकूं। आपके 14 तारीख वाले पत्र के बाद ये पत्र मेरे लिए आश्चर्यजनक है, और मुझे यकीन है कि मेरे अलावा यदि और कोई भी इस पत्र को पढ़ता तो वो भी ऐसा ही महसूस करता, क्योंकि पिछले पत्र में जो रफ ड्राफ्ट आपने भेजा था उसमें और आज के इस लेटर में बहुत ज्यादा अंतर मैं नहीं पाता हूं। आपके पिछले पत्र और इस पत्र में एक भी नया विचार नहीं है, सब कुछ एक समान है। और यदि ऐसा ही था तो सब कुछ 14 तारीख के पत्र में ही लिख भेज देते। मैंने उसके अनुसार 1000 कॉपियां प्रिंट करवा ली हैं। आपने कहा था कि आवश्यक सुधार कर लिया जाए, अन्यथा कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी। लेकिन सुधार जैसा कुछ था ही नहीं, और मैं अपने भाषण में किसी भी प्रकार के चेंज नहीं करूंगा। और यदि आपका मंडल मेरे विचारों से सहमत नहीं है और उनके अनुसार गतिविधियां नहीं करना चाहता है, तो फिर मेरा वहां होने का क्या फायदा। मेरा आपको एक सुझाव है कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे अध्यक्ष के तौर पर भाषण देने को ना कहें। मैं एक अन्य सदस्य की तरह भाषण दे दूंगा, क्योंकि मंडल मेरे विचारों पर गौर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपकी कमेटी में 14 तारीख के कॉन्फ्रेंस को लेकर सही निर्णय लेने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि कमेटी इस आयोजन को लेकर असफल हो रही है। मैं अपने भाषण में आपकी कमेटी को थोड़ा बहुत संतुष्ट कर पाऊंगा। ऐसे में मैं महसूस करता हूं कि मुझे सिख प्रचार कॉन्फ्रेंस के लिए अमृतसर जाना चाहिए, जहां कमेटी मेरे विचारों से सहमत है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शायद वहां जाना मेरे लिए बेहतर होगा। 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे संतुष्टि भरे जवाब दे पाए। मैं इस मुद्दे पर और बहस और विवाद नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ये घोषणा करें कि आगामी कॉन्फ्रेंस में मैं अध्यक्ष के तौर पर शिरकत नहीं कर रहा हूं। मैं बंधनों में नहीं रह सकता, और कमेटी को मेरे लंबे भाषणों से एतराज है। ऐसे में आप सभी ने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका BR अंबेडकर। इस तरह से ये बात